डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर किस तरह काम करता है, सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है। जैसे कि आप एम्पलीफायर्स के मुताबिक जानते हैं, जैसे आपके स्पीकर में होता है, माइक में होता है, तो माइक से आप बोलते हैं और स्पीकर में आवाज़ बहुत बड़ी लाउड आवाज़ सुनाई देती है, तो उसमें एम्पलीफायर लगे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है। वो बहुत छोटे से इनपुट सिग्नल को बहुत बड़ा आउटपुट सिग्नल बना देता है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का मतलब है कि वोल्टेज को एम्पलीफाई किस तरह करेगा। इसमें हमने वोल्टेज गेन की इक्वेशन भी डिराइव करनी है कि किस तरह वोल्टेज बड़ा हो जाता है, किस तरह वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, किस तरह वोल्टेज एम्पलीफाई हो जाएगा। ये बात हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट व्यू पॉइंट से भी, आपके पेपर व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसकी इक्वेशन और बेसिक कांसेप्ट को देखना है। इस पर्पस के लिए हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करवा चुका हूँ कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन एमिटर में। तो यही वही कॉमन एमिटर सर्किट डायग्राम है। तो उस दिन मैंने बनाई थी, आज थोड़ा मैंने इसको सिंपल फॉर्म में बनाया है। उस दिन जरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया था, आज मैंने इसको सिंपल फॉर्म में बनाया है। यहाँ इसके साथ एरो ताकि पता चले कि पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू हम की बात भी कर सकते हैं। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स। ये आप जो बेस को वोल्टेज देते हैं, इसको मैंने VBB से, और कलेक्टर को जो देते हैं उसको VCC से डिनोट किया है। और VBB का हिस्सा जो बेस और एमिटर के अक्रॉस जाता है उसका नाम है एमिटर बेस या बेस एमिटर वोल्टेज। और ये वाला वोल्टेज जो इस तरफ सर्किट के इस लूप में आएगा, वो जो कलेक्टर और एमिटर के थ्रू होगा उसका नाम है CE। यानी कि VCC का वो हिस्सा जो कलेक्टर एमिटर के पास आता है उसको VCE, और VBB बेस वोल्टेज का मेन सोर्स का वो हिस्सा जो बेस एमिटर के पास आता है उसका नाम VBE है। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वोल्टेज हम बात कर रहे हैं, VBB, VBE, VCC, VCE। और ये वो इनपुट सिग्नल है जो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, जो बहुत हमारा मानना है कि जो सिग्नल बहुत छोटा होगा और उधर कलेक्टर के क्रॉस या लोड के क्रॉस वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का हो जाएगा। इसको अब इसमें बेसिक कांसेप्ट क्या है या किस तरह हम बात करेंगे, एम्पलीफाई का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीफिकेशन के लिए आप वंस अगेन अपने दिमाग में कौन सी बात लाएंगे। एम्पलीफिकेशन के लिए आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने दिमाग में ले आएंगे। याद रहे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आउटपुट करंट को, आउटपुट करंट कौन सा करंट होता है, कलेक्टर का करंट जो है वो आउटपुट करंट होता है, उसको हम आउटपुट वोल्टेज, ये कॉमन एमिटर वाला जो ये कलेक्टर वाला वोल्टेज है, इसके अगेंस्ट प्लॉट करने को हम आउटपुट करंट कहते हैं। और जिस पर हम इनपुट करंट जो है, ये जो बेस करंट होता है, उसकी वैल्यू को हम फिक्स रखते हैं। फिक्स वैल्यू ऑफ बेस करंट के लिए आप कलेक्टर करंट का बिहेवियर आउटपुट वोल्टेज के अगेंस्ट देखते हैं, और हमने देखा था इसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत कम होती है। आप अगर उस कर्व की ग्राफ को ध्यान में ले आए, ये आपके पास है कलेक्टर का करंट, जिसको आप आउटपुट करंट भी कह सकते हो, और ये आपके पास कलेक्टर के क्रॉस जो हम वोल्टेज दे रहे हैं VCC का, इस वोल्टेज को आप देख सकते हैं। तो ये अब अगर आप इनको इसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो प्लॉटिंग का किस तरह का बिहेवियर था अगर आप ध्यान में रखें। ये वोल्टेज है कौन सा, जो इस तरफ हम ले रहे हैं, और आपको पता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें ये जो कलेक्टर वाला हिस्सा है ये रिवर्स बायस होगा, C रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस का मतलब है ये N है, तो ये N P के साथ लगा हुआ होगा, और ये इस तरह बेस के थ्रू ये N के साथ लगा होगा। और इस तरह अगर आप देखें तो ये इसको देखें P
पॉजिटिव के साथ है और नेगेटिव के साथ है, तो आपको पता होना चाहिए कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होगा और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस वाली बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है और बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। एमिटर ग्राउंडेड है, एमिटर का करंट तो ये आप देखेंगे प्लस, तो इसका मतलब है कलेक्टर के करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और बेस का हिसाब से देखें पॉजिटिव टर्मिनल जो है तो बेस के करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो कलेक्टर का करंट और बेस का करंट यहाँ आएंगे और किरचॉफ करंट रूल के हिसाब से आपको कुल एमिटर का करंट इधर मिलेगा। तो एमिटर करंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एमिटर करंट इज द सम ऑफ दैट ऑफ द बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बराबर, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि जब आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, VC की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास कलेक्टर का करंट यानी कि ये जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू वोल्टेज की, कलेक्टर पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ इंजेक्ट होंगे और आपको कलेक्टर करंट में थोड़ा सा इजाफा होगा और जब सैचुरेशन वैल्यू अटेन हो जाएगी फिर उसके बाद आप जितना कलेक्टर करंट में जितना इजाफा हो चुका है क्योंकि बेस से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जा चुके हैं और बेस करंट आपको मिला है थोड़ा सा, उस बेस करंट ने आपको कौन सा करंट दिया है, कलेक्टर करंट। स्टूडेंट ये इक्वेशन हम गेन वाली जो इक्वेशन है आपको पता है कि कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा करंट गेन इनटू द बेस करंट। तो लिहाजा छोटा सा जब आप बेस करंट की आपने एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है, उस फिक्स वैल्यू की बेस के हिसाब से आपको कलेक्टर करंट मिलता है और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास उसकी वैल्यू आ गई है। किस करंट के हिसाब से, इनपुट जो आपने बेस करंट दिया है, मतलब है बेस करंट आपने जितना भी दिया है, से फॉर एग्जांपल आपने ये जो बेस करंट दिया है वो दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। तो 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट जो आपने दिया है उसके नतीजे में आपको ये बीटा जो है, बीटा मैं आगे आपको बताऊंगा, बीटा एक बड़ा नंबर होता है, इसकी वैल्यू नियरली हंड्रेड्स में होती है, हंड्रेड्स में। तो अगर आप उसको 100 टाइम्स बड़ा कर दें तो ये आंसर 2 में आ जाएगा। 20 का 100 टाइम कितना, 20 माइक्रो का 100 टाइम्स कितना हो सकता है, 20 माइक्रो का 100 टाइम्स, यानी 20 माइक्रो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 100 तो डियर स्टूडेंट आ जाएगा कुल कितने जीरोस, -6 और 2 + 1 3 जीरोस, तो ये 2 × 10 की पावर -3 यानी ये आंसर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। यानी 20 माइक्रो एम्पियर के सर पे आपको कितने मिले, 2 मिली एम्पियर मिले। तो यहाँ एम्प्लीफिकेशन हो गया, ये सिग्नल एम्प्लीफाई हो गया है। उसके बाद आप जितना कलेक्टर करंट देते जाएं, कलेक्टर वोल्टेज जितना बढ़ाते जाएं, आपके पास कलेक्टर करंट में कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आएगी। तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं ये सैचुरेशन रीजन है। दिस रीजन इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन का मतलब है कि बेस करंट की वजह से जो कलेक्टर करंट आपको मिलना था, जितनी बेस की वजह से कलेक्टर मिलना था वो मल्टीप्लाई होकर बीटा से मल्टीप्लाई होकर आपको मिल गया है। बीटा जो कि गेन है उसके मल्टीप्लाई होकर मिल गया है। और अगर आप बीटा की वैल्यू 100 कैसे आई है, जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा अगर आप इसको 20 से 40 कर दें, कलेक्टर करंट को कितना कर दें, नॉट कलेक्टर करंट, बेस करंट को अगर आप कितना कर दें 40 माइक्रो एम्पियर कर लें, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये 4 मिली एम्पियर मिल जाएगा। उसी साथ 20 के लिए 2, जैसे मैंने आपके सामने साबित किया, 20 को बीटा से मल्टीप्लाई करके 20 को बीटा से, दैट इज व्हाट IB, ये सारी IB चल रही है ना बेस करंट। तो बेस करंट को जब मैंने बीटा 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आया ना, तो 40 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिली एम्पियर आपके पास आ जाएगा। तो 4 मिली एम्पियर के हिसाब से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह इसको मैं अगर 60 कर देता हूं,
60 कर देता हूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 मिली एम्पियर एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। अब ये जो रीजन आपको मिल रही है जिसको मैं कौन सा नाम दे रहा हूं सैचुरेशन रीजन, तो ये सैचुरेशन रीजन में ही सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ एम्पलीफिकेशन कि बहुत छोटा सा इनपुट आपको बहुत बड़ा आउटपुट दे रहा है। क्यों दे रहा है आउटपुट हमें पता है। कलेक्टर रीजन जो होती है वो बड़ी साइज में बड़ी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो बेस से जो आप उसको करंट इंजेक्ट होता है वो आगे कलेक्टर में जाके मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा करंट बन जाता है। और मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि चेंज ऑफ बेस करंट कितना है, यहां पर अगर आप देखें चेंज ऑफ बेस करंट डेल्टा आई बी 40 माइक्रोएम्पियर माइनस 20 माइक्रोएम्पियर इज व्हाट 20 माइक्रोएम्पियर एंड कलेक्टर करंट में उसके नतीजे में चेंज कितना है डेल्टा आई सी कितना है डियर स्टूडेंट्स 4 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर। तो इनको अगर आप माइनस कर लें तो कितना आंसर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब अगर आप इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें आई सी के ऊपर आई बी को डिवाइड कर दें, इसी को तो हम बीटा कहते हैं करंट गेन बीटा। ये बात वापस मैंने इधर से किया उधर से मैं इसको रिवर्स करके बात को कर रहा हूं। तो अगर आप देखें आई सी कितना है आपके पास 2 मिली और वो कितना है 20 माइक्रो, तो इनको आप कैंसिल करें तो आपके पास 100 आंसर आ जाता है। आपको अच्छे से पता है, इनको अगर आप सिंपलीफाई कर लें तो यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू 100। तो दैट्स वेरी सिंपल। ये आपके पास 10 आ जाएगा, ये माइनस 10 उसके साथ चला जाएगा, 5 और ऊपर चला जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 10 के बाद प्लस 2 इज 100। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर यही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके पास जो सैचुरेशन रीजन है दैट इज मेकिंग योर बेस करंट टू गेट एम्पलीफाइड। 20 microampere will become 2 milli, 40 microampere 4 milli, 60 microampere 6 milliampere बन रहा है। किस प्रिंसिपल से? इस प्रिंसिपल से कि बहुत छोटा सा बेस करंट बहुत बड़ा कलेक्टर करंट देता है और कलेक्टर करंट ही आउटपुट करंट है, और ये आउटपुट करंट आपको जो वोल्टेज दे रहा है ये आउटपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसी हिसाब से जिस तरह करंट कलेक्टर का एम्पलीफाई हो चुका है तो वोल्टेज शुड आल्सो बी एम्पलीफाइड। वोल्टेज को भी एम्पलीफाई होना चाहिए। आप कहेंगे कि वोल्टेज को आप कैसे एम्पलीफाई करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि as we know that this beta is equal to the collector current over the base current, or change in collector current or change in base current एक ही बात है। तो अब कलेक्टर करंट के अक्रॉस जो कलेक्टर का करंट है उसके अक्रॉस करंट की इक्वेशन आपको अच्छे से पता है। करंट किस चीज के इक्वल होता है? करंट की वैल्यू जो आप देख रहे हैं इधर पर थोड़ा सा करीब लिखता हूं। करंट किस चीज के इक्वल होता है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। यानी कि अब देखो कलेक्टर के पास कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है? कलेक्टर के थ्रू लोड रेजिस्टेंस आ रही है, और कलेक्टर के पास जो वोल्टेज है आपके पास वो कौन सा है? VC, ये आउटपुट वोल्टेज जो है VC। और इसी तरह अगर बेस करंट की बात करते हैं तो बेस करंट आपके पास किस चीज के बराबर है? रेजिस्टेंस ऑफ द बेस, और जो वोल्टेज है आप बेस के क्रॉस जो दे रहे हैं, बेस के क्रॉस कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं? बेस एमीटर, और उसकी रेजिस्टेंस क्या है? RB, या इनपुट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं RB को, इनपुट रेजिस्टेंस आपकी मर्जी है। तो ये मेरी इक्वेशन जो है इसमें जो मैं पुटिंग करूंगा, ये साथ रीजन लिख दिए, इसमें जो मैं पुटिंग करूंगा बीटा के टर्म में, तो वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट? VCE divided by RL, VB divided by RB, तो बीटा will get equal to your क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें VCE divided by VBE
आर बी यानी इनपुट रेजिस्टेंस और आर एल आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आपकी मर्जी है कि आपके डिस्पोजल पे आप इसको यूं कर दें, आप इसको यूं कर दें, इस VCE कौन सा वोल्टेज है? VCE इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है, आप इसको भी आउटपुट कर दें। और VBE कौन सा है? इनपुट है, आप इसको भी I कह दें। आर बेस कौन सी रेजिस्टेंस है? इनपुट रेजिस्टेंस है। आर लोड कौन सी रेजिस्टेंस है? आउटपुट रेजिस्टेंस है। आर एल कह दें, आर आउट कह दें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज की रेशो आ गई है, ये आपके पास वोल्टेज गेन कहलाता है। V नॉट ओवर VI इज वोल्टेज गेन, लिहाजा ये आपके पास गेन इज इक्वल टू RI डिवाइडेड बाय R नॉट। तो वोल्टेज गेन जो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशियो है, लिहाजा वोल्टेज गेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट? R आउटपुट R इनपुट इनटू दी बीटा। तो ये आपके पास गेन जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस बीटा। आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस अगर फिक्स हैं तो बीटा जितना बड़ा होगा, यानी आपके पास ट्रांजिस्टर का करंट गेन जितना बड़ा होगा, वोल्टेज गेन भी उतना बड़ा होगा। फर्स्ट करें ये गेन जितना, मतलब ये गेन अगर 200 होता तो ये आपके पास कलेक्टर का करंट और ज्यादा होता, या जो वोल्टेज का गेन है ये और ज्यादा। इस एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। आपको इनपुट रेजिस्टेंस यानी बेस की रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर या लोड रेजिस्टेंस देकर और आपको गेन देकर आपसे कि वोल्टेज गेन पूछा जा सकता है। या इस इक्वेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको मैं स्टार की सूरत में बना रहा हूँ, ये स्टार इक्वेशन इज द कंक्लूजन। तो ये आपके पास, ये मैंने आपको बताया है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर किस तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर जो है वो करंट को एम्पलीफाई करता है, और ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का रीजन आउटपुट कर्व से रिलेटेड है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, आउटपुट कर्व। और डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट कर्व में ट्रांजिस्टर के लिए एज एन एम्पलीफायर जो है कौन सी रीजन इंपॉर्टेंट है? सैचुरेशन रीजन। आपको पता है ये एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और सैचुरेशन रीजन ही इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफाई किस तरह होता है ये मैंने आपको एम्पलीफायर के तौर पर डिस्कस करवाया है। थैंक यू वेरी मच।